नंबर 4 में क्या लिखा है आपके कि इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब यदि एक बिंदु सी बिंदु ए और बी के बीच इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सिद्ध कीजिए कि जो ए सी है ना वो हाफ ऑफ ए बी है, ए बी का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग द फिगर, उसके बाद फिगर बना के एक्सप्लेन भी कीजिए। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है आपको गिवन और टू प्रूव लिखना पड़ता है। पहले समझो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी दो बिंदु हैं, उसके बीच में सी है। सी कैसे है कि ए सी और बी सी बराबर है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो ए सी है ना वो आधा है ए बी का, ए सी जो है वो आधा है ए बी का, ये हमें प्रूव करना है। तो आप पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन क्या है, तो गिवन वही जो क्वेश्चन में दिया होता है कि ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन किसके बीच, ए एंड बी, किस प्रकार से, सच दैट, कैसे कि ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी बराबर है। आप लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, तो दिया है कि बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए और बी के बीच बिंदु सी इस प्रकार स्थित है, जो बिंदु सी है वो इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार कि AC बराबर है BC के। हमें मेन चीज जो दे रखी है वो AC और BC बराबर दे रखी है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है हमें कि जो AC है ना वो आधा है AB का, AC AB का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा, तो एक बात बताओ जरा, लिखते हैं जरा, प्रूफ करते हैं। प्रमाण कैसे करेंगे इसका प्रमाण, तो एक बात सिंपल सी है, बताओ कि जो ए बी है वो कैसे लिखी जाएगी। अब मैं आपसे अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि बताइए ए बी, क्या ए बी को तोड़ के कैसे लिखोगे, तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो क्या ए सी जमा बी सी नहीं है, कैसे लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर को हम ए सी जमा बी सी, बात तो वही है, ए सी और बी सी को जोड़कर ही तो ए बी बना है, तो ए बी को लिख सकता हूं मैं ए सी जमा बी सी, लिख दिया। अब एक बात देखिए जरा, अगर AC और BC जमा कर दिया तो AB बन गया, लेकिन आपको पता है AC और BC तो दिया है बराबर, देखो AC और BC बराबर दे रखा है, तो AC और BC बराबर है। तो एक बात देखो, मुझे किस फॉर्म में दिखाना है, AC के फॉर्म में दिखाना है। देखो AC चाहिए मुझे, AB चाहिए, क्या BC चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो AC है ही, क्या मैं BC को AC लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है आपको। देखो अगर BC और AC बराबर है, अगर दो चीजें बराबर है तो मैं AC की जगह BC लिखूं या BC की जगह AC लिखूं, बात तो एक ही है कि दोनों बराबर दे रखी है, तो मैंने BC की जगह AC लिख दिया। क्यों, कारण लिखना पड़ेगा आपको, क्यों लिखा, बिकॉज AC बराबर BC गिवन, मतलब दिया है, AC बराबर BC दिया है, तो मैंने ये लिख दिया। अब AB बराबर क्या आया, AC और AC 2AC, AC और AC 2AC आ गया ना, AC में AC जोड़ेंगे तो 2 AC आ जाएंगे आपके, एक ये और एक ये। जैसे मान लो x में x जोड़ते हैं क्या होता है, 2x हो जाता है ना, तो वैसे ही AC में AC जोड़ेंगे 2 AC हो जाएंगे। अब ये 2 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, इधर AC, ये AB बटा 2, तो बटे 2 का मतलब ही तो होता है 1/2, तो यहां से क्या मिल गया मुझे कि AC बराबर हाफ ऑफ AB, जो मुझे दिखाना था। तो क्वेश्चन तो सिंपल सा ही था ना, क्या आप पहले AB को लिखोगे AC जमा BC, ये दोनों बराबर है तो इसको भी AC लिख दिया, और ये 2 AC हो गया, AC की वैल्यू निकाली, बटे में 2 चला गया, और यही मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको कि इन क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जब क्वेश्चन 4 में क्या था, यही था ना कि एक AB ऐसे थी और बीच में इसके C था इस प्रकार से कि AC बराबर BC हो, तो यही कह रहे हैं क्वेश्चन 4 में जो हमने किया उसमें जो ये C है वो क्या है, वो मिड पॉइंट कही जाती है ना AB की, जो बिल्कुल मिड पॉइंट कौन सी होती है, जो बिल्कुल बीच में होती है। तो अगर AC और BC बराबर है, इसका मतलब क्या है कि C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यही कह रहा है कि क्वेश्चन 4 में जो C है वो AB का मध्य बिंदु है, आपको पता है C AB का मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है उसका, कि हमें प्रूव करना है कि दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक
और एक ही मध्य बिंदु होता है। और देखो वैसे भी एक ही तो मध्य बिंदु हो सकता है ना, जो इसके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है वो तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, लेकिन हमें प्रूव करना है ये। तो हमें देखो गिवन क्या है, तो गिवन वही क्वेश्चन 4 ही दे रखा है आपको, क्या कि एक ए बी लाइन सेगमेंट है, सी उसका मिड पॉइंट, आप लिखोगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक। लाइन सेगमेंट ए बी लिख सकते हो आप, क्या सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे आप, दिया है, क्या दिया है आपको, ये रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी है, ये मध्य बिंदु है ना, बीच वाले बिंदु होता है मध्य बिंदु सी है। तो अगर मध्य बिंदु सी है, हमें प्रूव क्या करना है कि इसका केवल एक ही मध्य बिंदु है। टू प्रूव क्या कि ए बी हैज ओनली वन मिड पॉइंट, हमें यह प्रूव करना है कि ए बी का केवल एक मध्य बिंदु है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है ए बी का केवल एक मध्य बिंदु है, यही सिद्ध करना है ना। देखो सीधा समझ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट है, तो जो इस लाइन सेगमेंट की होगी तो हर लाइन सेगमेंट की एक ही मिड पॉइंट होगी, तो ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु है, केवल एक ही मध्य बिंदु है, यह सिद्ध करना है आपको। तो कैसे होगा, तो प्रूफ करते हैं इसका प्रमाण। तो देखो प्रमाण करने से पहले देखो एक बात याद रखना, जब भी हमें ऐसी चीज सिद्ध करनी हो ना कि उसका केवल एक ही है, कहने मतलब ऐसे सिद्ध करना हो कि इसका केवल एक ही लंब समद्विभाजक है, इसका सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या फिर कुछ भी ऐसा चीज सिद्ध करना हो जिसका इसका केवल एक ही सेंटर है सर्कल का, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं ना, एक अपनी तरफ से मान लेते हैं कि दूसरा भी है, और फिर वो ऑटोमेटिक बात बराबर आ जाती है। कैसे समझो, आप पहले लिखोगे कि मान लिया इसका एक और मिड पॉइंट है डी, ये अलग है या नहीं है पता नहीं हमें, हमने बस मान लिया कि एक और मिड पॉइंट अगर इसका है डी, मतलब लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट, समझे। मान लिया कि जो डी है वो एक और मिड पॉइंट है, मान रहे हैं सिर्फ, है नहीं, पर हमने मान लिया कि माना डी एक और मध्य बिंदु है, डी एक और मध्य बिंदु है। तो अगर डी मध्य बिंदु है, तो अगर डी मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या कि आपका जो AD होगा वो हाफ ऑफ AB होगा, कोई डाउट। देखो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, अभी पिछले में इसी दिया कि जो मध्य बिंदु होता है, जो मिड पॉइंट होता है, तो इसका मतलब जो AC होता है वो आधा होगा, ये बीच में, इसका मतलब AC आधा होगा AB का। तो अगर D भी बीच में है, D आपका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या कि D आपका आधा होगा ना AB का। अरे सिंपल सी बात है, मान लो ये AB है आपका 10, तो अगर D बीच में है इसका मतलब क्या है कि ये जो AD है ये 10 का आधा ही तो है, ये 5 है, ये 5 है। तो सिंपल सी बात है, अगर D मिड पॉइंट है तो AD होगा आधा AB का, ये हमने माना है D मिड पॉइंट, लेकिन C भी तो मिड पॉइंट है, C इज आल्सो मिड पॉइंट है ना, C इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB, C भी AB का मध्य बिंदु है, लिख दोगे आप। तो इसका मतलब क्या कि AC भी आधा होगा AB का, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल मिड पॉइंट है तो आधा होगा। अब एक बात देखिए, यहां आपको क्या दिख रहा है कि ये भी आधा AB का, ये भी आधा AB का। तो यूक्लिड्स का एक्सियम क्या था कि अगर कोई दो चीज एक सेम चीज के बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर है। तो अगर ये भी आधा है AB का, ये भी आधा है AB का, तो इसका मतलब क्या कि AD और AC बराबर हो गए ना। इस बात से क्या निष्कर्ष निकला कि AD और AB बराबर हो गए। बात समझ में आई? यहां आप लिख दोगे, इसको इधर लिख देता हूं, तो इधर है ये वाला। इससे क्या मिला मुझे कि AD और AC बराबर है, बराबर है ना। क्यों? यूक्लिड्स एक्सियम ऐसा भाई कि अगर दोनों चीज कोई भी बराबर है एक सेम चीज के, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो AD बराबर AC का मतलब क्या होगा, देखो A से जितना दूर D है उतना ही दूर C है, इसका मतलब D और C के बीच में कितनी दूरी है, कोई दूरी नहीं है ना। अब देखो अगर ये यहां से D भी 6 मीटर है मान लो, और ये C भी 6 मीटर है, तो कुछ भी दूरी है इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब ये मिला कि D और C जो है वो बराबर 0 है, D और C के बीच में कोई दूरी नहीं है। इसका मतलब कि D एंड C आर द सेम पॉइंट, मतलब D और C एक ही बिंदु है, मतलब ये एक ही बिंदु है। तो हमें दिख गया ना, ये
कि अगर से आप कोई और मिड पॉइंट लेते हैं तो भी आपका जो है ना ये पॉइंट दोनों एक ही बिंदु हो जाएंगे बाद में आके। हमने अलग से डी माना लेकिन फिर हमें दिखा कि डी और सी तो अलग है ही नहीं, एक ही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका केवल एक ही मिड पॉइंट है। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देंगे बस। तो देयरफॉर इसलिए 3 बिंदु लगा के ऐसे कि ए बी है जो ओनली 1 मिड पॉइंट, इसका मतलब ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपके कि इन फिगर, जो ये फिगर है ना आपकी, इसमें AC बराबर है BD के, जो AC है और BD है ये बराबर है आपके, ठीक। प्रूव डेट AB बराबर CD, AB बराबर CD बराबर CD के दिए, मतलब क्या दिया है कि इस आकृति में AC बराबर है BD के, हमें क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर CD है, ठीक। तो अब देखिए जरा पहले आप लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है, तो गिवन आपको दे रखा है AC बराबर BD, ये दिया है गिवन, दिया है क्या आपका सेम AC बराबर BD, ये दिया है। टू प्रूव क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB बराबर CD, AB बराबर CD सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको AB बराबर CD। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना अभी शुरू ही हुए हैं आपके, अभी आपके बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके छठे चैप्टर में, 7वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर में, 9वें चैप्टर में, 10वें चैप्टर में, आपके बहुत सारे चैप्टर है 9th क्लास में इसी के पैटर्न के, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रायंगल होगा, लेकिन काम यही करना पड़ेगा, वहां पे हमें कुछ दिया होगा और हमें प्रूव करना होगा, कुछ निकालना होगा ऐसे ही। तो जियोमेट्री का बहुत यूज होने वाला है वहां पे। तो यूक्लिड्स जो डिवीजन यूक्लिड्स का जो एक्सियम्स है, जो पोस्टुलेट्स है, इनका भी यूज होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो एक बात सिंपल सी सोचो, लिखते हैं पहले प्रूफ, प्रमाण। हमें क्या दिया है, हमें यह दिया है कि AC बराबर BD है। आप एक बात सुनना, यहां से यहां तक हमें क्या दे रखा है, ये बराबर दे रखा है। अब एक बात देखो, अगर मैं इन दोनों में से ये घटा दूं, ये वाला हिस्सा, तो क्या बचता है, बात समझ में आ रही है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर दे रखा है, इन दोनों में से अगर मैं ये घटा दूं तो इसका मतलब वो भी आपस में बराबर होंगे। यूक्लिड्स का भी तो एक एक्सियम था, क्या एक्सियम था कि अगर दो इक्वल चीज में से अगर एक ही चीज को घटा दिया जाए, मतलब सेम चीज घटाई जाए, तो क्या दो बाद वाले दोनों भी इक्वल आते हैं। देखो यूक्लिड्स के 2 एक्सियम ये भी थे कि अगर इक्वल चीज में कुछ जोड़ा जाए तो वो फिर भी इक्वल रहते हैं, और अगर 2 इक्वल चीज में कुछ घटाया जाए फिर भी वो इक्वल रहते हैं। यूक्लिड्स का था ना एक एक्सियम ऐसा, कई एक्सियम थे, उसमें से ये 2 ये थे कि जोड़ा जाए घटा जाए तो भी बराबर रहते हैं, या फिर 2 बराबर हैं उनमें 2 से गुणा करी जाए, उसका डबल किया जाए या हाफ किया जाए तो भी वो बराबर रहते हैं। तो इसका मतलब देखो जरा कि अगर हमें AC बराबर BD दे रखा है, AC बराबर BD दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD सिद्ध करना है। अगर हमें AC बराबर BD दे रखा है, अरे ठीक लिखा था, ये तो वही है ना, दिया हुआ है, तो ठीक है, AB बराबर CD सिद्ध करना है, AC बराबर BD दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे ना, देखो AC में से भी BC घटा देंगे और BD में से भी BC घटा देंगे। तो देखो subtracting BC बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों में से BC घटाने पर, देखो अगर दोनों में से BC आप घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, जो मिलेगा पहली बात वो बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि यूक्लिड्स का एक्सियम ही ऐसा है कि अगर बराबर चीज में से कुछ घटा भी दो ना दोनों तरफ तो बराबर ही आएगा। तो AC बराबर, सॉरी AC में से घटाएंगे पहले BC, इधर BD में से घटाएंगे BC। तो एक बात देखो, AC में से BC घटाएंगे क्या होगा, देखो ये AC है, इसमें से ये BC हट गया तो क्या बचा, AB बचा ना, बात तो समझ ही गए होगे। अगर यहां से यहां तक है, इसमें से हमने ये वाला हिस्सा हटा दिया तो क्या बच गया, AB बच गया ना। ऐसे ही इधर अगर BD में से BC हट गया तो क्या बच गया, CD बच गया। तो AB बराबर CD हमने दिखा दिया, हमें यही दिखाना था ना। तो यही यूक्लिड्स के एक्सियम का यूज कर सकते हैं हम, पूरी ज्योमेट्री में करते हैं ऐसा यूज। सिर्फ देखो जरा, उसने थिंग बोला है ना, तो याद रहे अगर एंगल में भी 2 एंगल बराबर है, उसमें कोई एंगल जोड़ा तो भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि उसने ऐसा कहीं नहीं बोला कि लाइन सेगमेंट, उसने बोला थिंग, मतलब कोई भी चीज अगर दो बराबर है उनमें कुछ भी जोड़ दो तो वो एंगल भी हो सकती है, वो ट्रायंगल भी हो सकती है, वो लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर दोनों बराबर है, आपने दोनों तरफ कुछ सेम चीज जोड़ी, सेम जोड़ना, ऐसा नहीं कि इधर कुछ जोड़ दिया उधर कुछ जोड़ दिया फिर भी बराबर आएंगे। दोनों तरफ अगर सेम चीज जोड़ी है तो वो आने वाली जो रिजल्टिंग चीज होगी वो भी बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो है सिर्फ आपसे पूछा है कि वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जो एक्सियम आपका जो अभिगृहित 5 है उसको क्यों
सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखो एक्सियम 5 क्या था कि जो भी आपका कंप्लीट पार्ट होगा, जो होल पार्ट होगा, वो हमेशा शेयर से ज्यादा होगा। एक बात समझ में आ रही है कि द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन द इट्स शेयर। ये कहा था ना उसने कि कोई भी चीज का संपूर्ण भाग जो उसके हिस्से से ज्यादा होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है ये? क्यों? बिकॉज इट अप्लाइज ऑन एवरी प्रोडक्ट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ये क्यों है यूनिवर्सल ट्रूथ? क्योंकि यह संसार की प्रत्येक स्थिति पर, प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। बस इतना सा आंसर लिख देना इसका। क्यों? कोई तो ये सिर्फ इसकी बात ही नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जांपल में बताया था ना, अगर आप मान लो ऐसे बोल दो कि एक रोटी जो है ना, उस रोटी के एक टूक से तो ज्यादा ही होगी ना हमेशा। टूक मतलब क्या? उसका पार्ट। तो उसका जो पार्ट होगा वो फुल रोटी से तो हमेशा कम पाएगा। तो जो फुल रोटी है, जो होल पार्ट है, वो हमेशा उसके शेयर से ज्यादा होता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो किसी भी चीज पे अप्लाई हो सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आंसर क्या लिख देंगे आप? क्योंकि यह संसार की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, बिकॉज इट अप्लाइज ऑन एवरीथिंग इन यूनिवर्स।